हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। माई सेल्फ रीनू गहलोत और हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आपकी बुक का 16 नंबर का चैप्टर पाचन एवं अवशोषण। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है, पहला पाचन और दूसरा अवशोषण। तो हम लोगों ने पाचन स्टार्ट किया था। जब हम लोगों ने पाचन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि पाचन के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो आहार नाल के बारे में और एक सहायक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने आहार नाल के बारे में ही पढ़ लिया, हम लोगों ने सहायक ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, मतलब कि आहार नाल के अंदर जो जो एंजाइम्स होते हैं, सहायक ग्रंथियों के अंदर जो जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स किस तरह से हमारे भोजन को पाचित करते हैं या फिर भोजन के जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भोजन का पाचन, कि किस तरह भोजन के बड़े अणु छोटे अणु में परिवर्तित होते हैं। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि हम जो भोजन लेते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। जो भी हम भोजन खाते हैं उसके अंदर मोस्टली चार चीजें होती है। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है फैट वसा, और फिर आता है विटामिन न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे भोजन में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर वसा होती है, और क्या होता है? कुछ कुछ क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक है, विटामिन होते हैं, आयंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो भोजन हम ले रहे हैं, जो उस भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कैसे होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ने के बाद हम देखेंगे लिपिड। लिपिड जिसे हम वसा बोलते हैं, इसका पाचन कैसे होगा, मतलब कैसे हमारे आहार नाल और सहायक ग्रंथियां मिलकर इनका पाचन करती है। किस प्रकार हमारी आहार नाल और सहायक ग्रंथियां मिलकर भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करती है। कैसे हमारी आहार नाल इनके बड़े अणु को छोटे अणु में परिवर्तित करती है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर हमारी आहार नाल में और सहायक ग्रंथियों में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु को छोटे अणु में किस प्रकार बदला जाता है, कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ पर एक्ट करते हैं और कैसे उसको पाचन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाचन पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं। हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड का पाचन। आप कार्बोहाइड्रेट का पाचन बोल लो, पॉलीसेकेराइड का पाचन बोल लो, या फिर शर्करा का पाचन बोल लो, ये एक ही चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा अणु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा अणु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकेराइड। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को सेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेकेराइड। फिर हम बात करते हैं, यदि कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई है तो हम क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की दो इकाई है तो हम इसे क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। समझ में आ रहा है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एक इकाई से मिलकर बना है उसे हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दो इकाई से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम मोनो और डाई किस बेसिस पे बोल रहे हैं। मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है दो। अगर कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई है तो उसे हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड, और अगर कार्बोहाइड्रेट की दो इकाई है तो उसे हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। क्लियर है? फिर क्या होता है, देखो, तो इधर देखते हैं एक बार। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम सेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की कितनी इकाई है? एक इकाई है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड। क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक।
क्लियर है कि मोनो वर्ड का यूज क्यों किया है? मोनो का मतलब होता है एक और सैकराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई। तो कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई कितनी है यहाँ पर? एक। इसीलिए हमने इसे क्या बोला? मोनोसैकेराइड। ठीक है। फिर आता है दूसरा डाइसैकेराइड। नाम से पता पड़ा है, डाई मतलब दो। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी इकाई है? दो। ठीक है। और फिर आता है ओलिगोसैकेराइड। क्या आता है? ओलिगो। जहां पर भी ओलिगो वर्ड आएगा मतलब वहां पर कार्बोहाइड्रेट की कितनी इकाई होगी? 2 से 9। ठीक है। 2 से 9 सैकेराइड की यूनिट होगी। समझ में आ रहा है कि जब एक सैकेराइड होगा तो सिंगल यूनिट होगी तो उसे हम मोनो बोलेंगे। जब 2 सैकेराइड होंगे तो उसे हम डाइसैकेराइड बोलेंगे। जब 2 से ज्यादा और 9 से कम मतलब 2 से ज्यादा और 9 से कम इकाई होगी किसकी? सैकेराइड की, तो उसे हम बोलेंगे एलिगोसैकेराइड। किसी को भी किसी कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसैकेराइड कब बोलेंगे? जब उसके अंदर सैकेराइड की कितनी यूनिट होगी? 2 से 9 के बीच में। मतलब मान लो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने सैकेराइड की यूनिट है? कितने सैकेराइड है? 5 सैकेराइड है। कितने सैकेराइड है? 5 सैकेराइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितनी यूनिट है? 5। और 5 कहाँ पर आता है? 2 से 9 तक के बीच में जितने भी वो आएंगे सैकेराइड्स उसे हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की सैकेराइड कितने होते हैं? एक। डाइसैकेराइड में कितनी यूनिट होती है? 2। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 9 के बीच में होती है। ठीक है। फिर पॉलीसैकेराइड क्या होता है? मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब 9 से ज्यादा, 9 से अधिक अगर सैकेराइड की यूनिट है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। क्लियर है कि अगर सैकेराइड की कितनी यूनिट है? अगर सैकेराइड की 1 यूनिट है तो उसे हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। अगर सैकेराइड की 2 यूनिट है तो उसे हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। अगर सैकेराइड की 2 से 9 तक के बीच में इकाई है, 2 से 9 तक की यूनिट है, तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड किसे बोलते हैं हम? जहां पर 9 से ज्यादा सैकेराइड की इकाइयां होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मोनोसैकेराइड। फिर आता है डाइसैकेराइड, फिर आता है ओलिगोसैकेराइड और फिर आता है पॉलीसैकेराइड। तो जो हम भोजन खाते हैं मतलब जिस भोजन के मतलब भोजन के अंदर जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में। क्लियर? जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस फॉर्म में होता है? पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में। फिर हमारे शरीर में क्या होता है? पाचन होता है। पाचन की क्रिया के दौरान इस पॉलीसैकेराइड को किस में तोड़ा जाता है? मोनोसैकेराइड में। ठीक है। पाचन की क्रिया के दौरान इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ा जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम किस रूप में लेते हैं? पॉलीसैकेराइड के रूप में। फिर हमारे शरीर में ये आहार नाल में जाता है और आहार नाल में और सहायक ग्रंथियां मिलकर इस पॉलीसैकेराइड का क्या करती है? पाचन करती है और इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करती है। समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है। ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस फॉर्म में होता है? वह पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है। क्लियर है? फिर उसमें क्या होता है? उससे पाचन होता है। पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल में और सहायक ग्रंथियों में। तो सहायक ग्रंथियां और आहार नाल मिलकर क्या करती है? इस पॉलीसैकेराइड को किस में परिवर्तित करती है? मोनोसैकेराइड में। क्लियर है? ठीक है। तो यही सब होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई सैकेराइड होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई की 1 यूनिट है तो उसे हम मोनोसैकेराइड, अगर 2 यूनिट है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राइसैकेराइड और 3 है तो हम क्या बोलेंगे? 2 से ज्यादा और 9 से कम है तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड। तो क्लियर है कि ओलिगोसैकेराइड किसे बोलते हैं और पॉलीसैकेराइड किसे बोलते हैं। और हम भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है। ठीक है। पॉलीसैकेराइड से क्या बनता है? मोनोसैकेराइड बनता है। कैसे? पाचन के द्वारा। और पाचन कहाँ पर होता है? पाचन होता है आहार नाल और
सहायक ग्रंथियों में। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हमारी आहार नाल और सहायक ग्रंथियां मिलकर इस पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करेगी। समझ रहे हैं आप कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार हमारी आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियां इस पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में किस प्रकार कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, थोड़ी सी डाइसेकेराइड की बात कर लेते हैं कि डाइसेकेराइड के बारे में पूछ लिया जाता है। डाई डाई मतलब नाम से पता पड़ रहा है दो, सेकेराइड मतलब सेकेराइड की दो यूनिट है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो होते हैं ये तीन डाइसेकेराइड के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आप जो भोजन खाते हैं उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है? सुक्रोज क्या है? सबसे पहली बात तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कितनी इकाइयां हैं यहाँ पर? दो इकाइयां हैं। ठीक है, तो सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है। कितनी इकाइयों से मिलकर बना है? दो इकाइयां। और वो दो इकाइयां कौन सी है? पहला है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। समझ में आ रहा है कि जो हमारा सुक्रोज है वह किस किस से मिलकर बना है? सुक्रोज सबसे पहले डाइसेकेराइड है, मतलब दो इकाइयों से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें से पहली इकाई कौन सी है? ग्लूकोज, और दूसरी इकाई कौन सी है? फ्रक्टोज। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वो निर्माण करते हैं सुक्रोज का। समझ में आया? तो जो सुक्रोज है वह क्या है? डाइसेकेराइड है। उसका निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। ठीक है, फिर क्या होता है? जो फ्रक्टोज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। क्यों? क्योंकि जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, मेनली उसमें से मिलता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फिर आता है माल्टोज। माल्टोज भी क्या है? एक डाइसेकेराइड है, मतलब कितनी इकाइयों से मिलकर बना है? दो इकाइयों से मिलकर बना है। समझ में आ रहा है ना कि दो इकाइयों से मिलकर क्यों बना है? क्यों? क्योंकि ये क्या है? डाइसेकेराइड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डाइसेकेराइड है तो मतलब कितनी इकाइयों से मिलकर बना है? दो इकाइयों से। ठीक है, तो माल्टोज के बारे में बात करते हैं। माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोज जो होता है वह ग्लूकोज की दो इकाइयां जब आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? माल्टोज का। समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है माल्टोज किससे बनता है, सुक्रोज किससे बनता है। आप लोगों का आंसर गलत हो जाता है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये क्या है? डाइसेकेराइड है। डाई मतलब दो और सेकेराइड मतलब सेकेराइड। सेकेराइड की दो यूनिट से मिलकर बने हैं। जैसे सुक्रोज जो होता है वह डाइसेकेराइड है तो भी यह दो यूनिट से मिलकर बना है। पहली यूनिट क्या है? ग्लूकोज, और दूसरी क्या है? फ्रक्टोज। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुक्रोज किसके मिलने से बना है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से क्या बना है? हमारा सुक्रोज। फिर आती है माल्टोज की बात। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज की जब दो इकाइयां आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? माल्टोज का निर्माण होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि माल्टोज का निर्माण कैसे होता है। जब ग्लूकोज की दो इकाइयां आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? माल्टोज का निर्माण होता है। क्लियर है? तो माल्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज की दो इकाइयों से मिलने से बनता है। जिस प्रकार फ्रक्टोज हमारा फ्रूट शुगर है, उसी प्रकार से ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। फिर आता है लैक्टोज। लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज भी एक डाइसेकेराइड पढ़ रहे हैं हम, तो लैक्टोज भी क्या है? एक डाइसेकेराइड है। तो कितनी इकाइयों से मिलकर बना है? लैक्टोज भी दो इकाइयों से मिलकर बना है। अब हम बात करेंगे कि ये दो इकाइयां कौन कौन सी हैं। तो देखो, लैक्टोज किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो माल्टोज सॉरी लैक्टोज है वह किस किस से मिलकर बना है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सुक्रोज किस इकाइयों से मिलकर बना है। सुक्रोज क्योंकि वह एक डाइसेकेराइड है तो वह दो इकाइयों से मिलकर बना है। किस किस से? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और जो फ्रक्टोज होती है वह फ्रूट शुगर कहते हैं उसे हम। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या होता है हमारा? फिर आता है हमारा माल्टोज। माल्टोज के बारे में हम बात करते हैं तो माल्टोज अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है दो ग्लूकोज की इकाइयां मिलकर क्या बनाती है? माल्टोज बनाती है। ठीक है, और ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा
लैक्टोज। तो जो हमारा लैक्टोज होता है वह किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। इसी मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ क्योंकि क्या होता है, इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज किससे मिलकर बना होता है, सॉरी सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, माल्टोज किससे बना होता है और लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है। क्लियर है। फिर आज मैंने आपको बताया कि जो हमारा लैक्टोज है वह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है। तो जो गैलेक्टोज होता है उसे हम ब्रेन शुगर कहते हैं। गैलेक्टोज को हम क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर कहते हैं। गैलेक्टोज जो होता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको क्रॉस कर सकता है, उसको पार करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन शुगर क्या होती है, तो ब्रेन शुगर होती है हमारी जो गैलेक्टोज होता है वह हमारा ब्रेन शुगर होता है। क्लियर है। क्लियर है कि जो ग्लूकोज हो सॉरी गैलेक्टोज होता है वह हमारा क्या होता है, ब्रेन शुगर होता है, और इसे ब्रेन शुगर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि सुक्रोज किस किस के मिलने से बना होता है, माल्टोज किसके मिलने से बना होता है और लैक्टोज किसके मिलने से बना होता है। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपको, सिर्फ इस तरह से आप याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है। ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम सेकेराइड बोलते हैं, फिर 2 इकाइयों को डाइसेकेराइड, फिर 2 से 9 तक की इकाइयों को ऑलीसेकेराइड और सबसे मतलब 9 से अधिक इकाइयों को हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो हम भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, पॉलीसेकेराइड में। ठीक है। तो इस पॉलीसेकेराइड को किस में परिवर्तित किया जाता है, मोनोसेकेराइड में, और कहाँ पर, पाचन के द्वारा। और पाचन कहाँ होता है, आहार नाल और सहायक ग्रंथियों के अंदर। तो हम लोग देखने वाले थे कि किस प्रकार हमारी आहार नाल और सहायक ग्रंथियां कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। ठीक है। हम्म। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखें, जैसे मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया तब से पढ़ाती आ रही हूँ कि सबसे पहले भोजन हमारे मुख में जाता है, फिर कहाँ जाता है, मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका से हमारे आमाशय में जाता है। ठीक है। आमाशय से छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई थी सहायक ग्रंथियों के बारे में, हमारे मुख में क्या उपस्थित होती है, लार ग्रंथियां उपस्थित होती है, और हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। वही यकृत और अग्नाशय की जो रस होते हैं वह कहाँ पर आते हैं, छोटी आंत के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक भोजन लिया, उस भोजन के अंदर क्या था, मान लो कार्बोहाइड्रेट था, और वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में था, वो कार्बोहाइड्रेट था पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में था, पॉलीसेकेराइड में। क्यों, क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं उसके अंदर कोई भी कंपाउंड जटिल फॉर्म में ही तो होता है, जटिल रूप में ही तो होता है, फिर उस जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि वह हमारे रक्त में अवशोषित हो सके। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, और वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में था, अपने जटिल रूप में, मतलब पॉलीसेकेराइड के रूप में था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर। क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर। तो हम लोगों ने क्या करा, कार्बोहाइड्रेट खाया, भोजन के अंदर भोजन खाया, उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस फॉर्म में था, वो कार्बोहाइड्रेट था पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में था, पॉलीसेकेराइड के रूप में था। ठीक है। तो जैसे ही पॉलीसेकेराइड को हमने खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को खाया, तो कार्बोहाइड्रेट को कम कहाँ खाते हैं, सबसे पहले हमारे भोजन को हमारे मुख में रखते हैं, मुख से भोजन कहाँ जाता है, हमारे मुख गुहा में। ठीक है। तो भोजन कहाँ गया, हमारे मुख गुहा में। जैसे ही भोजन हमारे मुख गुहा में जाता है तो हमारी मुख गुहा के अंदर क्या होती है, लार होती है। मैंने आपको बताया कि हमारे मुख के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि लार का स्रवण करती है। उस लार के अंदर क्या क्या होता है, उस लार के अंदर एंजाइम्स होते हैं, और उस लार के अंदर कौन सा एंजाइम आता है, सलाइवरी अमाइलेज। जब मैंने आपको सहायक ग्रंथियां बताई थी तब मैंने आपको लार ग्रंथि के बारे में पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था कि हमारी लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है।
तो हमारी लार में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। यह सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, उसका पाचन करना स्टार्ट कर देता है। मतलब उस पॉलीसेकेराइड को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने लग जाता है। क्लियर है? इस सलाइवरी एमाइलेज को हम क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने भोजन मुख में रखा, तो उस भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख में क्या उपस्थित है, लार ग्रंथि उपस्थित है, और लार ग्रंथि क्या स्रावित करती है, लार, और उस लार के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन होता है। वह सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन किसका पाचन करते हैं, पॉलीसेकेराइड का। ये चीज मैंने आपको लार ग्रंथि बताई थी, तब बताया था कि किसका पाचन करते हैं, पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर शुरू हो गया, हमारे मुख में। फिर भोजन हमारे मुख से ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से कहाँ जाता है, हमारे आमाशय में। ठीक है, फिर हमारे आमाशय से देखो भोजन कहाँ गया, हमारे मुख में गया, फिर मुख गुहा में। मुख गुहा में जाने के बाद में वो ग्रसनी से होते हुए कहाँ गया, ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद में आमाशय में गया। फिर आमाशय में भी एंजाइम्स थे, कौन से एंजाइम्स थे, जठर रस थे। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस थे, पर उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कहीं पर भी अमाइलेज नहीं था। आमाशय के अंदर जो हमने एंजाइम पढ़े थे वो कौन कौन से थे, एक तो जो म्यूकस सेल थी, म्यूकस बना रही थी। पैराइटल कोशिका क्या बना रही थी, HCl का सिक्रीशन कर रही थी और नेच कारक का निर्माण कर रही थी। वही जो जठर कोशिका थी, मुख्य कोशिका थी, वह क्या बना रही थी, प्रोरेरिन बना रही थी, पेप्सिनोजन बना रही थी और गैस्ट्रिक लाइपेज बना रही थी। मतलब आमाशय के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो भोजन सबसे पहले कहाँ गया, हमारे मुख में गया। मुख में तो उसका पाचन स्टार्ट हो गया, किसके द्वारा, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। फिर भोजन कहाँ गया, ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में गया। उस ग्रसिका के अंदर भी पाचन नहीं होता है। फिर भोजन गया हमारे आमाशय में। आमाशय में भी एमाइलेज उपस्थित नहीं होता है, तो वहां पर भी उसका पाचन नहीं होगा। फिर वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है, हमारी छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, छोटी आंत के। और छोटी आंत के अंदर क्या होता है, अग्नाशय रस आता है और यकृत से पित्त रस आता है। तो पित्त रस के अंदर भी क्या उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है पित्त रस के अंदर, तो जो हमारा अग्नाशय होता है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और जो हमारी छोटी आंत होता है उसके अंदर भी होता है इंटेस्टाइनल अमाइलेज। क्या होता है, इंटेस्टाइनल अमाइलेज। तो हमारा जब भोजन कहाँ जाता है, हमारे आमाशय से हमारे छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में उपस्थित क्या, इंटेस्टाइनल अमाइलेज और पेनक्रियास से आने वाला, अग्नाशय से आने वाला पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दोनों उस पर एक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उस पॉलीसेकेराइड का पाचन करते हैं। समझ में आ रहा है कि जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, तो जब जैसे ही भोजन हमारे मुख में जाता है तो हमारे मुख में उपस्थित सलाइवरी अमाइलेज उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, फिर वह भोजन हमारे आमाशय से होते हुए हमारी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भी इस अमाइलेज का पाचन करने के वाले एंजाइम्स होते हैं, तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज और यहाँ पर आएगा इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल अमाइलेज क्लियर है। तो सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज मिलकर क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करते हैं। क्लियर है कि पॉलीसेकेराइड का पाचन कैसे होता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को हमने खाया, फिर हमारे मुख में लार के अंदर पॉलीसेकेराइड का पाचन करने वाला एंजाइम होता है, वो कौन सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो वो उसका पाचन करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद में वह भोजन कहाँ जाता है, हमारे आमाशय में। आमाशय से होते हुए छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के अंदर उस पॉलीसेकेराइड का पाचन करने के लिए और एंजाइम उपस्थित होते हैं, और कौन कौन से, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज। यह तीनों एंजाइम्स मिलकर पॉलीसेकेराइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, डाइसेकेराइड में। क्लियर है। तो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कौन करता है, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करते हैं हमारे सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज। जो होते हैं वह हमारे पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फिर ये डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित कौन करता है, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंटेस्टाइनल जूस बताए थे। इंटेस्टाइनल जूस बताए थे तब मैंने आपको बताया था उस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज।
अब आप समझ रहे होंगे कि पॉलीसैकेराइड किस में परिवर्तित हो चुके हैं, डाइसैकेराइड में। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि मोस्टली हमारी बॉडी में 3 प्रकार के डाइसैकेराइड होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अभी इनके बारे में बताया कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं और ये किन किन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड के रूप में लिया, उस पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में किसने परिवर्तित किया, सलाइवरी अमाइलेज ने, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने और इंटेस्टाइनल अमाइलेज ने उस पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब ये डाइसैकेराइड का निर्माण कहाँ हुआ है, हमारी छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी आंत के अंदर डाइसैकेराइड का, जब मैंने आपको इंटेस्टाइनल जूथ या फिर आंतरीय रस बताए थे, तब मैंने आपको बताया था उसके अंदर डाइसैकेराइड का पाचन करने वाले कुछ एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। मतलब अगर डाइसैकेराइड है तो इसके अंदर क्या होगा, सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा और लैक्टोज होगा। ठीक है, तो उस सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का पाचन कौन करेगा, सुक्रोज का पाचन कौन करेगा, सुक्रेज। तो हमारे शरीर के अंदर जो डाइसैकेराइड बचे हैं, डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इन डाइसैकेराइड का पाचन कौन करेगा, सुक्रोज को पाचन करेगा सुक्रेज, माल्टोज का पाचन करेगा माल्टेज और लैक्टोज का पाचन करेगा लैक्टेज। तो जब इन डाइसैकेराइड पर ये एंजाइम एक्ट करेंगे तो ये डाइसैकेराइड टूट कर किसका निर्माण करेंगे, मोनोसैकेराइड का। ठीक है, मोनोसैकेराइड का निर्माण करेंगे, सिंपल शुगर का निर्माण करेंगे। तो देखिए कैसे पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड का निर्माण हुआ। मतलब पॉलीसैकेराइड से पहले क्या बनता है, डाइसैकेराइड, और फिर डाइसैकेराइड से क्या बनता है, मोनोसैकेराइड बनता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड कैसे बनता है, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज के द्वारा बनता है। ठीक है, फिर आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड कैसे बनता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर डाइसैकेराइड का पाचन करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। मतलब ऐसे एंजाइम जो डाइसैकेराइड को किसमें परिवर्तित कर दे, मोनोसैकेराइड के अंदर। मतलब सुक्रोज के ऊपर जब सुक्रेज एंजाइम कार्य करता है तो ये सुक्रोज को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। मतलब 2 छोटी इकाइयों में तोड़ देता है। तो सुक्रोज था हमारा डाइसैकेराइड, इस डाइसैकेराइड को सुक्रेज ने इस पर काम करा और इसको कितने इकाइयों में तोड़ दिया, 2 इकाइयों में तोड़ दिया। मतलब डाइसैकेराइड से 2 इकाई से सिंगल इकाई का निर्माण हुआ। क्लियर है कि किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट जो हम पॉलीसैकेराइड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख में जाता है और हमारे मुख में लार में उपस्थित एंजाइम्स जो होते हैं वह क्या करते हैं, उसका पाचन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जैसे जैसे भोजन नीचे जाता है वहां उसका पाचन होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर शुरू होता है, हमारे मुख में। फिर कहाँ होता है पाचन, आमाशय में नहीं होता है। फिर कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर। क्यों, क्योंकि छोटी आंत के अंदर पैनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज होते हैं। ठीक है, फिर अब छोटी आंत के अंदर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो गया। अब छोटी आंत के अंदर क्या होते हैं, डाइसैकेराइडेज होते हैं। मतलब ऐसे एंजाइम जो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। तो छोटी आंत के अंदर इन डाइसैकेराइड पर कौन कार्य करते हैं, ये एंजाइम्स कार्य करते हैं और ये एंजाइम इस डाइसैकेराइड को किसमें परिवर्तित करते हैं, मोनोसैकेराइड में। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो गया और कहां पर हुआ, छोटी आंत के अंदर। क्यों, क्योंकि डाइसैकेराइड कहां पर थे हमारे, डाइसैकेराइड थे हमारे छोटी आंत के अंदर और छोटी आंत के अंदर ही डाइसैकेराइड का पाचन करने वाले एंजाइम थे। तो इन एंजाइम ने छोटी आंत के अंदर ही डाइसैकेराइड का पाचन करा और इसे किसे में परिवर्तित कर दिया, मोनोसैकेराइड में परिवर्तित कर दिया। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर समाप्त हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे छोटी आंत के अंदर समाप्त हुआ। क्लियर है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ, लार के द्वारा। लार में क्या था, सलाइवरी एमाइलेज। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर खत्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर खत्म होता है। क्यों, क्योंकि छोटी आंत के अंदर ही डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है।
फिर एक चीज देखो, एक चीज और बताती हूँ मैं। देखो मैंने आपको बताया कि ये आपका इंटेस्टाइनल लाइपेज है। इंटेस्टाइनल अमाइलेज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख में आता है तो वो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है। उस पे कौन कार्य करता है? सलाइवरी एमाइलेज, और वह सलाइवरी एमाइलेज उसे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में। फिर जैसे जैसे भोजन नीचे जाता है ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में, और ग्रसिका से आमाशय में, परंतु आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका पाचन करने वाला एमाइलेज एंजाइम वहां पर नहीं होता। फिर भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के अंदर क्या होता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है और इंटेस्टाइनल अमाइलेज होता है। यह उस पर और कार्य करते हैं और सारे कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं? डाइसैकेराइड में बदल देते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। फिर छोटी आंत के अंदर क्या होते हैं? डाइसैकेराइडेज होते हैं, मतलब डाइसैकेराइड का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम इस पर कार्य करते हैं और इस डाइसैकेराइड को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? मोनोसैकेराइड के अंदर। और मोनोसैकेराइड का निर्माण कहाँ पर होता है? हमारी छोटी आंत में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख के अंदर क्या होता है? लार होता है। उस लार में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? मुख के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है? कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। क्यों? क्योंकि छोटी सबसे जो सिंगल यूनिट होती है मोनोसैकेराइड, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख में लार के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। और फिर क्वेश्चन क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत के अंदर ही डाइसैकेराइड को किसमें परिवर्तित किया जाता है? मोनोसैकेराइड में। और जो एंजाइम से परिवर्तित करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। तो क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है? तो आपको बोलना है मुख गुहा में, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कहाँ पर समाप्त होता है? छोटी आंत के अंदर समाप्त होता है। क्लियर है? एक चीज आती है कि पॉलीसैकेराइड का पाचन करने वाले एंजाइम्स को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइडेज, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का पाचन करने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइडेज। वैसे ही डाइसैकेराइड का पाचन करने वाले एंजाइम्स को हम बोलते हैं डाइसैकेराइडेज। क्लियर है? तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये क्या है? डाइसैकेराइडेज है। मतलब ऐसे एंजाइम जो किसका पाचन कर रहे हैं? डाइसैकेराइड का पाचन कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज है, ये क्या है? पॉलीसैकेराइडेज है। मतलब पॉलीसैकेराइड का पाचन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पॉलीसैकेराइडेज कौन कौन से हैं। तो पॉलीसैकेराइडेज है हमारे सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज। क्लियर है? और फिर अगर पूछे कि डाइसैकेराइडेज कौन कौन से हैं, तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि यह जो होते हैं दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे शरीर में पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में परिवर्तित किया जाता है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मतलब जो भोजन हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं उस भोजन का पाचन किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारा पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है। पॉलीसैकेराइड कैसे होता है? सबसे पहले पॉलीसैकेराइड हमारे मुख में जाता है। मुख पे उस पे सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज कार्य करते हैं और ये इसे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो डाइसैकेराइड होता है वो मोनोसैकेराइड में कैसे बदलता है? हमारे इंटेस्टाइन में छोटी आंत के अंदर क्या होता है?
छोटी आंत के अंदर होते हैं डाइसैकेराइड का पाचन करने वाले एंजाइम डाइसैकेराइडेज, और फिर क्या होता है, इसका पाचन होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से एंजाइम किस पीएच पर कार्य करते हैं। तो देखो, जो हमारा कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सलाइवरी या फिर जो लार ग्रंथि है उसके जो एंजाइम्स होते हैं वह कौन से पीएच पर कार्य करते हैं, वह करते हैं 6.8 पीएच पर। कौन से पीएच पर कार्य करते हैं, 6.8 पीएच पर कार्य करते हैं। वहीं जो हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है और इंटेस्टाइनल अमाइलेज होता है, दोनों 7.8 पीएच पर कार्य करते हैं। क्लियर है कि जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है कितने पीएच पर कार्य करता है, हमारा सलाइवरी अमाइलेज 6.8 पीएच पर कार्य करता है। वहीं हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज किस पीएच पर कार्य करते हैं, 7.8 पीएच पर कार्य करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा जो सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये तीनों एंजाइम कौन से पीएच पर कार्य करते हैं, 7.8 पीएच पर कार्य करते हैं। मतलब ये तीनों एंजाइम कहाँ पर उपस्थित होते हैं, यह तीनों एंजाइम हमारे कहाँ पर उपस्थित होते हैं, यह तीनों एंजाइम हमारे छोटी आंत के अंदर उपस्थित होते हैं। और छोटी आंत के अंदर कितना पीएच होता है, कोई भी एंजाइम वहां पर कितने पीएच पर कार्य करता है, 7.8 पीएच पर कार्य करता है। क्लियर है कि कोई भी एंजाइम कितने पीएच पर कार्य कर रहा है, जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है 6.8 पीएच पर कार्य करता है, कहाँ पर, हमारे मुख के अंदर। वहीं जो हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज है और इंटेस्टाइनल अमाइलेज है कहाँ पर कार्य करते हैं, हमारी छोटी आंत के अंदर, और कौन से पीएच पर, 7.8 के पीएच पर। तो एक चीज और, जो एंजाइम पॉलीसैकेराइड का पाचन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइडेज। ठीक है। ऐसे एंजाइम जो पॉलीसैकेराइड का पाचन करते हैं उस एंजाइम को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइडेज। ठीक है। वहीं ऐसे एंजाइम जो डाइसैकेराइड का पाचन करते हैं, ऐसे एंजाइम जो डाइसैकेराइड का पाचन करते हैं उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं डाइसैकेराइडेज। क्लियर है। तो हमारे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज क्या है, हमारे डाइसैकेराइडेज। मतलब यह किसका पाचन कर रहे हैं, यह हमारे डाइसैकेराइड का पाचन कर रहे हैं। क्लियर है। तो पॉलीसैकेराइडेज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो किसका पाचन कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड का। और डाइसैकेराइडेज क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो किसका पाचन कर रहे हैं, डाइसैकेराइड का। तो अगर आपसे पूछे कि डाइसैकेराइडेज एंजाइम कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। यह तीनों एंजाइम क्या है हमारे डाइसैकेराइडेज है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलीसैकेराइडेज कौन कौन से हैं, तो सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज, यह तीनों एंजाइम क्या है, हमारे पॉलीसैकेराइडेज है। तो क्लियर है कि किस प्रकार पॉलीसैकेराइड को हमारी मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है और कौन कौन सा एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम किस किस का पाचन करता है और कैसे करता है। तो आप बताएंगे पॉलीसैकेराइड का पाचन करने कौन करता है, पॉलीसैकेराइडेज। और कौन कौन से पॉलीसैकेराइडेज होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज। वहीं अगर आपसे डाइसैकेराइडेज पूछे तो आप क्या बताएंगे, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। क्यों, क्योंकि यह डाइसैकेराइड का पाचन करते हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे अंदर जो भोजन है उसमें भोजन जो होता है उसमें अगर क्वेश्चन आए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि हमारे मुख के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, लार होती है, उस लार में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। तो वह लार क्या करती है, भोजन का पाचन करना स्टार्ट कर देती है। और कौन से भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है, हमारे मुख में स्टार्ट होता है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि हमारे मुख में क्या होता है, हमारे मुख में होता है सलाइवरी अमाइलेज। यह सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, उसका पाचन करता है। फिर भोजन कहाँ आता है, डाइसैकेराइड बनकर कहाँ आता है, हमारी छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या होते हैं, डाइसैकेराइडेज होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। और यह तीनों डाइसैकेराइड को किस में परिवर्तित कर देते हैं, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में परिवर्तित कर देते हैं। और क्या हो जाता है, पॉलीसैकेराइड का
हाँ, पॉलीसैकेराइड का पाचन समाप्त हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन समाप्त हो जाता है। मैंने आपको यही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की पाचन में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जो पॉलीसैकेराइड है उसे किस में परिवर्तित करना है, मोनोसैकेराइड में। तो छोटी आंत के अंदर आते आते जो पॉलीसैकेराइड है वह मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है कि पॉलीसैकेराइड छोटे आंत में आते आते मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब छोटे आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन समाप्त हो जाता है। क्लियर है, कहां पर भोजन समाप्त होता है, छोटी आंत के अंदर। तो मोनोसैकेराइड का निर्माण कहां पर होता है, छोटी आंत के अंदर। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि हमारे मुख में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, वह सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फिर आता है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन समाप्त कहां पर होता है, उसका पाचन समाप्त होता है हमारी छोटी आंत में। क्यों, क्योंकि छोटी आंत में आते आते या फिर छोटी आंत के अंदर सारे पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है हमारे मुख में। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है, तो पाचन कहाँ पर समाप्त होता है, हमारी छोटी आंत में। क्यों, क्योंकि छोटी आंत के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड को, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में मोनोसैकेराइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्लियर है, अब देखो आगे बात करते हैं। देखो क्या होता है, तो देखो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी। देखो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा, मुख में शुरू हो जाता है। यही बता रही हूं मैं कि जैसे ही हम भोजन खाते हैं, उस भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भोजन क्या होता है, वहां पर उसका मुख के अंदर उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे मुख में सलाइवरी अमाइलेज होता है, वह सलाइवरी अमाइलेज हमारे मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर शुरू होता है, हमारे मुख में, और हमारे मुख में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है, हमारी छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट की डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्लियर है, अब देखो अब क्या होता है, देखो मान लो आप लोगों ने पॉलीसैकेराइड खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, कितना परसेंट, 100%। आप लोगों ने 100% कार्बोहाइड्रेट खाया, उसमें से जो 30% कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन कहाँ पर हो गया, उसका पाचन मुख में ही हो गया। कहाँ पर हो गया, मुख में। तो जो 30% कार्बोहाइड्रेट था उसका पाचन कहाँ पर हो गया, उसका पाचन हमारे मुख में हो गया। ठीक है, फिर जो 70% कार्बोहाइड्रेट बचा उसका पाचन हुआ हमारी छोटी आंत में। क्लियर है, उसका पाचन कहाँ हुआ, हमारी छोटी आंत के अंदर। तो मान लो कि हम लोगों ने कितना खाया है, 100% पॉलीसैकेराइड या फिर 100% कार्बोहाइड्रेट खाया है। उस 100% कार्बोहाइड्रेट में से जो 30% कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसैकेराइड था उसका पाचन कहाँ पर हो जाता है, मुख में। क्यों, क्योंकि हमारे मुख के अंदर क्या होता है, हमारे मुख में होता है सलाइवरी अमाइलेज। हमारे मुख में होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो जैसे ही पॉलीसैकेराइड हमारे मुख में जाता है, वहां पर उसका पाचन करना कौन शुरू कर देता है, उसका पाचन करना शुरू कर देता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर है, तो जो हम भोजन खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट में 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है, उस कार्बोहाइड्रेट में 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है हमारे मुख में। कहाँ पर होता है, हमारे मुख में। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर शुरू होता है, तो आपको बताना है हमारे मुख में, और खत्म कहाँ पर होता है, हमारी छोटी आंत के अंदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है और कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो भी हम पॉलीसैकेराइड या फिर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें से 30% कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड का पाचन हमारे मुख में हो जाता है। ठीक है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है, हमारे मुख में। और किसके द्वारा होता है,
वो पाचन होता है हमारे सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। क्लियर है। बाकी जो 70% पॉलीसेकेराइड बचा है उसका पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। किसके द्वारा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज और इंटेस्टाइनल अमाइलेज के द्वारा। उसे किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डाइसेकेराइड में, और फिर उस डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित किया जाता है डाइसेकेराइड डेज के द्वारा, सुक्रेज, माल्टेज और लेक्टेज के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपको बताना है मुख से, और कहाँ पर समाप्त होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत के अंदर। ठीक है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का कितना % पाचन मुख के अंदर होता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड का 30% पाचन जो होता है हमारे मुख में हो जाता है। किसके द्वारा, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा होता है। ठीक है। फिर आता है 70% भोजन का या 70% पॉलीसेकेराइड का पाचन हमारी छोटी आंत के द्वारा होता है। तो देखिए 30% पॉलीसेकेराइड का पाचन हमारे मुख में हो जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। तो ये पूछी जाती है कि कितने % कार्बोहाइड्रेट या फिर पॉलीसेकेराइड का पाचन हमारे मुख में हो जाता है, तो आपको याद रखना है 30%। क्लियर है। फिर आता है छोटी आंत में पॉलीसेकेराइड का 70% पाचन होता है। कितना पाचन होता है, 70%। तो छोटी आंत के अंदर पॉलीसेकेराइड का कितना % पाचन होता है, 70% पाचन होता है। क्लियर। तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है, इससे यही क्वेश्चन बनता है कि कितने % भोजन का पाचन कहाँ पर होता है। तो जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाया तो हमारे मुख में क्या थी, सलाइवरी अमाइलेज, उसने उसका पाचन करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे मुख में पॉलीसेकेराइड का कितना % पाचन होता है, 30%। ठीक है। फिर वह पॉलीसेकेराइड कहाँ, ग्रसिका से होते हुए आमाशय में जाएगा। आमाशय में पाचन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आमाशय में कोई भी अमाइलेज उपस्थित नहीं होता है। फिर भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। इस छोटी आंत में क्या होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, और क्या करते हैं, 70% पॉलीसेकेराइड का पाचन करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कितने % पॉलीसेकेराइड का पाचन कहाँ पर होता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार पॉलीसेकेराइड को हम लोगों ने मोनोसेकेराइड में परिवर्तित किया। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, पॉलीसेकेराइड खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, मुख में क्या था, सलाइवरी अमाइलेज, उसने उसे क्या किसमें परिवर्तित किया, डाइसेकेराइड में। फिर वह भोजन कहाँ गया, हमारे छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में क्या थे, हमारे इंटेस्टाइनल अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और इन्होंने भी क्या करा, उस पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में परिवर्तित किया। ठीक है। फिर छोटी आंत के अंदर ही उस डाइसेकेराइड पर कौन कार्य करते हैं, डाइसेकेराइड डेज कार्य करते हैं। मतलब ऐसे एंजाइम कार्य करते हैं जो उस डाइसेकेराइड को किसमें परिवर्तित करते हैं, मोनोसेकेराइड में। कौन कौन से एंजाइम, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो डाइसेकेराइड पर सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज कार्य करते हैं और उसे मोनोसेकेराइड में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से वसा का पाचन होता है और किस तरह से प्रोटीन का पाचन होता है। थैंक यू।